नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक्निकल्स में। दोस्तों, स्पेस डिफेंस इंटरनेशनल गलियारे में क्या हाल चल रही, इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों, आप में से जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो डायरेक्टली आप चैनल पर आ सकते हैं। कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो चैनल को और सीधा चैनल पर आ सकते हो। तो चलिए डिफेंस अपडेट्स को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के बारे में आ रही है। दरअसल 2021 में डीआरडीओ आकाश के नेक्स्ट जनरेशन यानी कि आकाश एनजी मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण किया और उसके बाद अब डीआरडीओ का पूरा ध्यान नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट आकाश एनजी पर हो गया है और इसे 2021 में इसका परीक्षण किया जाएगा। दरअसल आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं पहले वाले आकाश मिसाइल की तुलना में। आकाश एनजी वर्तमान पीढ़ी में रैमजेट प्रपल्जन सिस्टम को डुअल पल्स मोटर के लिए प्रेरित करता है, जो कि प्रत्येक मिसाइल को 50% से अधिक हल्का बनाता है और इस प्रकार सतह से वायु मिसाइल प्रणाली की गतिशीलता को आगे के स्तर तक बढ़ाता है। आकाश एनजी आईसा आधारित सीकर और ट्रक आधारित 3D आईसा रडार के साथ मिसाइल प्रणाली के लिए ट्रैकिंग और मार्गदर्शन यानी कि गाइडेंस से लैस है। बेहतर गतिशीलता के लिए आकाश एनजी में रोड मोबाइल लॉन्च पर एक कैनिस्टर आधारित लॉन्च सिस्टम होगा। आकाश एनजी में 50 किलोमीटर से अधिक की बेहतर रेंज होगी, जिसे डीआरडीओ के वैज्ञानिक बाद के मॉडलों में बढ़ाना चाहते हैं ताकि भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जाने वाली अधिक महंगी MRSAM प्रणाली के पूरक के रूप में कार्य किया जा सके, जो कि 70 से 90 किलोमीटर है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बाद आकाश एनजी तीसरी पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, जो जल्द ही विकास के परीक्षणों में आएगा। डीआरडीओ भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन युद्धपोतों और भारतीय वायुसेना के लिए 350 किलोमीटर से अधिक की सीमा के लिए जमीन पर लॉन्च किए गए अस्टा BVRM के आधार पर XRSAM मिसाइल नामक 2 और स्वदेशी सतह से वायु मिसाइल प्रणाली पर काम कर रहा है। अगली डिफेंस अपडेट चीन को लेकर आ रही है। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में LAC में 8 महीने से गतिरोध में लगे हुए हैं। दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक बातचीत में भी लगे हुए हैं। दोस्तों, दोनों देशों के बीच 8 राउंड की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है और 9वें दौर की वार्ता होने वाली है। इसके अलावा चाइना अब आक्रामक रूप से विकसित बुनियादी ढांचों के अलावा लद्दाख से लेकर सिक्किम के क्षेत्र तक रडार लगाना इसने शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यिचेंग में एक मध्यम आकार की इमारत और वॉच टावर सुविधा चीन ने स्थापित की है और जो ऑलरेडी स्थापित किए थे उसने 3 रडार, उन रडारों को बढ़ाकर उसने 4 कर दिया है, जिनमें की एक JY9 रडार है। यही नहीं, इसके अलावा एक JY26 रडार है, एक SGR 105 रडार है और एक JLC 88B रडार शामिल है। पाली और फारी क्यारंगला में, जो कि सिक्किम के विपरीत है, वहां पर भी पश्चिम में चीन ने 4 रडार स्थापित किए हैं। इसके अलावा टोंसा डीज हेली बेस के 2.6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भी निगरानी सुविधा और बुनियादी ढांचे का विकास चीन ने किया है। यही चीन लगातार बुनियादी ढांचे विकसित कर रहा है और LAC के विवादित स्थलों में खासकर कि काराकोरम दर्रे और रेचिंगला के पास चीन ने बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि फिलीपींस को लेकर आ रही है। भारत और रूस फिलीपींस को अपने संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करने वाले हैं। ये एक ऐसा कदम है जो कि चीन को प्रभावित कर सकता है। भारत के साथ अपनी सीमा गतिरोध और दक्षिण चीन सागर में अन्य पड़ोसियों के साथ चीन विवादों में उलझा हुआ है। हाल ही में एक ब्रीफिंग के दौरान रूस के राजनयिक ने कहा कि मिसाइल के समकालीन संस्करणों के सभी परीक्षण सफल रहे हैं। साथ ही रूस ने कहा है कि धीरे धीरे इन अपग्रेडेड मिसाइलों की सीमा को बढ़ाने की योजना पर कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से भारत अब तीसरे देश यानी कि फिलीपींस को इसका निर्यात शुरू कर देगा। वहीं ब्रह्मोस के बारे में फिलीपींस नेशनल डिफेंस के एक प्रवक्ता ने बताया कि अभी वे मूल्यांकन कर रहे हैं इस मिसाइल को खरीदने के लिए और उनका लक्ष्य है कि वो इस मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस को अपनी नौसेना में शामिल करेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिसंबर में फिलीपींस ने कहा था कि उसने अपने तटीय बचाव को बढ़ावा देने के लिए सेना और वायुसेना के लिए ब्रह्मोस खरीदने की योजना बनाई है। स्टील तकनीक और एक उन्नत सीकर प्रणाली से लैस ब्रह्मोस को हवा, जमीन, समुद्र और पानी के नीचे के प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है और पारंपरिक वॉरहेड्स का वजन 200 किलोग्राम से 300 किलोग्राम तक हो सकता है। इनमें 290 किलोमीटर की सीमा है, यानी कि अब फिलीपींस को भारत ब्रह्मोस बेचने वाला है और अब भारत और रूस यानी कि दोनों देश मिलकर अब तीसरे देश को इस मिसाइल का निर्यात करेंगे, जो कि चीन की टेंशन को जरूर बढ़ाएगा। मैं तो कहूंगा दोस्तों कि भारत को ताइवान को भी जल्द से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा उसके साथ कर लेना चाहिए। अगली खबर BDL को लेकर आ रही है। वरुणास्त्र, जो कि एक भारी वजन वाला टॉर्पीडो है,
जिसे NSTL विशाखापट्टनम के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। BDL उत्पादन एजेंसी होने के नाते भारतीय नौसेना के लिए अपनी विशाखापट्टनम यूनिट में वर्णास्त्र का निर्माण कर रही है। ये उत्पाद निर्यात के लिए पेश किए जा रहे हैं। BDL अपने कई मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए DRDO के साथ जुड़ा हुआ है और यह क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM के लिए उत्पादन एजेंसी है, जिसके हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए थे। BDL अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए भी उत्पादन एजेंसी है और इन मिसाइलों के निर्माण की उन्होंने शुरुआत की है। पहला वर्णास्त्र के निर्माण के लिए G सतीश रेड्डी ने सभी हितधारकों और विशेष रूप से डिजाइन एजेंसी NSTL और उत्पादन एजेंसी BDL के बीच तालमेल की सराहना की। उन्होंने सुझाव दिया कि BDL को ALWT और ESWT के नए कार्यक्रमों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं तो लद्दाख को ही लेकर आ रही है। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन प्रोपेगेंडा के इस्तेमाल से खुद को बेहतर साबित करने में जुटा है। अब भारतीय सेना ने उसकी हर चाल को मात देते हुए बड़ी तैयारी करनी शुरू कर दी है। भारतीय सेना ने चीन की युद्ध मैनुअल को छान मारा है और ड्रैगन के सभी कदमों को फेल करने के लिए लद्दाख में टनल डिफेंस तैनात कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने जापान के खिलाफ दूसरी जंग में इसी तरकीब का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि PLA ने ल्हासा एयरबेस पर एयरक्राफ्ट तैनात करने के लिए टनल बनाए हैं और दक्षिणी चीनी सागर में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन को रखने के लिए हेनान टापू पर अंडरग्राउंड तैयारी की है। सीनियर मिलिट्री कमांडर के मुताबिक भारतीय सेना ने बड़े डायमीटर के ह्यूमी कंक्रीट पाइप टनल में लगाए हैं ताकि सैनिकों को दुश्मन के हमले से बचाया जा सके और मुसीबत की स्थिति में हमला किया जा सके। इन पाइप्स का डायमीटर 6 से 8 फीट है और इनमें से होकर सैनिक अंडरग्राउंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। इससे उन्हें दुश्मन की फायरिंग से बचने का मौका मिल जाता है। इस टनल का फायदा ये होता है कि इन्हें गर्म किया जा सकता है और ठंडी जगह पर बर्फ के तूफानों से बचने के लिए सैनिक इसमें शरण ले सकते हैं। यानी कि भारत ने अब चीन की भाषा में ही उसे जवाब देने का पूरा प्लान बना लिया है। जिस तरीके से चीन टनल बनाकर कार्य कर रहा है, ठीक भारत भी उसी तरीके से टनल बनाकर ही चीन का जवाब देगा। यानी कि भारत के चक्रव्यूह से बचना अब चीन के लिए मुश्किल हो जाएगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पहले यमुना एक्सप्रेसवे और फिर आगरा एक्सप्रेसवे के बाद भारतीय वायुसेना के लिए अब नया एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3300 मीटर एयर स्ट्रिप भी बनेगी, जिस पर विमानों का एक बड़ा बेड़ा एक साथ तैनात हो सकेगा। यहाँ से एक पूरी स्क्वाड्रन ऑपरेट हो सकेगी। भारतीय वायुसेना के मध्यम वायु कमान मुख्यालय ने यूपिडा से एयर स्ट्रिप को लेकर संपर्क किया है। वायुसेना की तकनीकी टीम एयर स्ट्रिप का आकलन भी करेगी। भारतीय वायुसेना ने पहले 21 मई 2015 को मिराज 2000 लड़ाकू विमान की लैंडिंग की थी। इसके बाद अक्टूबर 2017 को एशिया की सबसे बड़ी टच लैंडिंग आगरा एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग कराई। इसमें भारतीय वायुसेना का भारी भरकम ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरकुलिस भी उतरा था। NHAI को कुल 4 राज्यों में 22 जगहों पर हाईवे पर एयर स्ट्रिप बनानी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अयोध्या अंबेडकर नगर के बीच बन रही 3300 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना फ्रांस से लाए आधुनिक राफेल विमानों को भी उतार सकेगी। वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि राफेल के लिए BKT वायुसेना स्टेशन को पहले से तैयार कर लिया गया है। यहां आने वाले दिनों में राफेल को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।